के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन। तो आज हमारा टॉपिक है फीडबैक एम्पलीफायर्स। सही। एम्पलीफायर्स शायद आप लोगों ने पढ़े भी होंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, मगर ये फीडबैक एम्पलीफायर्स हैं। ठीक है। तो एम्पलीफायर्स आप लोग जानते हैं कि जब इनपुट दिया जाता है तो किसी डिवाइस के ज़रिए उसको एम्पलीफाई उसके साथ गेन ऐड। किया जाता है। ठीक है। सो यानी इसकी अच्छी मिसाल जो है वो स्पीकर आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। तो यानी आप माइक से बात करते हैं, माइक पे बात करते हैं और फिर जो है वो एम्पलीफाई होके यानी रिसीविंग साइड पे स्पीकर से वो एम्पलीफाई हो जाती है। ठीक है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि हमने तो इतनी तेज़ आवाज़ से बात नहीं की, मगर इतनी लाउड आवाज़ जो है वो किस तरह प्रोड्यूस हुई। तो दैट हैज़ बीन एम्पलीफाइड बाय द एम्पलीफायर। सही। सो अब फीडबैक एम्पलीफायर क्या है कि अ पोर्शन when a portion or a fraction of the output is fed back to the input, this phenomena is called feedback। ठीक है। यानी कोई भी यानी फॉर एग्जांपल अगर ये देखें, ये एक फीडबैक एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए इनपुट है, दिस इज द आउटपुट। सही है। ये एम्पलीफायर है और ये फीडबैक सिस्टम है। सही है। तो ए पोर्शन, कुछ पोर्शन, सारा का सारा आउटपुट नहीं। सही है। कुछ पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है। तो इसको कहते हैं फीडबैक सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में भी शायद आप लोगों ने फीडबैक सिस्टम पढ़ा होगा। तो ये व्हेन ए पोर्शन और अ फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट इज फेड बैक टू द इनपुट, तो ये इनपुट में ऐड किया जाता है। ठीक है। सो ये है फीडबैक एम्पलीफायर। अब इसके दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक को रीजनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं और नेगेटिव को डीजनरेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या है? व्हेन द पोर्शन और द फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट इज एडेड और इज इन फेज विद द इनपुट। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि फीडबैक में तो जाहिर बात है कि आउटपुट का कुछ पोर्शन लेके वो इनपुट में यहाँ पे इनपुट के साथ ऐड कर दिया जाता है। सही है। मगर ये जो आउटपुट है, सही है, अगर ये इन फेज हो विद द इनपुट। सही। इन फेज का आप लोग जानते हैं। सही है कि यानी जो फेज एंगल, देखिए, यानी फॉर एग्जांपल ये इनपुट है। सही है। तो आउटपुट भी इसी तरह ही हो, भले कि मैग्नीट्यूड उसका जाहिर बात है चेंज होगा, मगर हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं करें, मैग्नीट्यूड चेंज हो, खैर है। हाँ सॉरी, मगर जो फेज एंगल है वो सेम होना चाहिए। ठीक। देखिए अभी इसको कहते हैं हम इन फेज, ये अब इन फेज है। तो अगर आउटपुट का जो फेज एंगल है वही इसका भी हो, इनपुट का भी हो। सही है। यानी ये जो फेड किया जाएगा, सही है, ये दोनों इन फेज होंगे, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये पॉजिटिव फीडबैक है। और अगर आउट ऑफ फेज हो, ठीक, आउट ऑफ फेज का मतलब है कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो उसमें। When a portion or a fraction of the output is in phase opposition to the input, या in the opposition to the input, ये भी कह सकते हैं, या इसके लिए जो टर्म अमूमन यूज होता है वो है आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, या इसके लिए एक और टर्म भी यूज होता है एट
180 degree phase shift to the input at 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है। तो ये तीनों एक ही जैसे। अब अगर मैं इसको ड्रा करूँ, फॉर एग्जांपल ये इनपुट है, सही है, और आउटपुट जो है वो यूं है, ठीक। जहाँ पे इसका पॉजिटिव है तो वहाँ पे इसका नेगेटिव है, जहाँ पे इसका नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये इसका मतलब है कि व्हेन द आउटपुट इज portion of the output has the phase shift phase angle of in opposition to the input, सही है, या आउट ऑफ फेज है या एट 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। सो दिस टाइप ऑफ फीडबैक को फिर हम कहते हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक है। अब भी पोर्शन ऑफ चाहे पॉजिटिव फीडबैक हो चाहे नेगेटिव फीडबैक हो, दोनों केसेस में पोर्शन जो है यहाँ से उठा के यहाँ पे थोड़ा पोर्शन यहाँ से उठा के यहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है, सैंपल ले लिया जाता है, सही। सैंपल आपको पता है पूरे चीज़ को तो नहीं कहते, किसी भी प्रोडक्ट का थोड़ा सा हिस्सा लिया जाता है उसको सैंपल कहते हैं, सही है। जिस तरह टैबलेट्स के सैंपल होते हैं या किसी और इसके, ठीक है। तो ये अच्छा, सो अगर सर ये जी, सर सर ये फीडबैक का पोर्शन जब इनपुट के साथ ऐड होगा सर, तब हम्म, जाके हमने चेक करने के हमारे पास पॉजिटिव फेज शिफ्ट है या नेगेटिव फेज शिफ्ट। नहीं नहीं, जब फीडबैक आपको सॉरी। नहीं, जब आउटपुट मिल जाए आपको, सही है, तब से आपको जी। पता लग जाता है कि ये फेज शिफ्ट जो है इसका इन फेज है या आउट ऑफ फेज है। When you get the output at that time, you can know that whether it is in phase or out of phase before it is feeding to the input, ठीक। आउटपुट से ही आपको पता लग ओके जाता है, ओके। ठीक है। नहीं, ठीक अब हाँ, आगे ठीक। हम एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे। आप फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कॉमन एमिटर, सही है, तो कॉमन एमिटर में यानी तीन कॉन्फ़िगरेशन से आप लोग ट्रांजिस्टर के पढ़े होंगे, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। कलेक्टर। तो कॉमन यस एमिटर सर। जो है उसका आउटपुट जो होता है वो इनपुट की 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे होता है, सही है, और बाकियों में नहीं होता। यस तो अगर ये देखिए यस। इनपुट है, ठीक है, तो आउटपुट जो है वो अगर इस तरह होगा तो यहाँ से ही बस पता लग जाएगा कि देखिए अब ये आउट ऑफ फेज है दोनों, सही। अब इसको अगर इसमें ऐड किया जाएगा, सही, तो फिर ये नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा, सही। यस यस। ओके। ओके सर। अच्छा, और अब पॉजिटिव फीडबैक की अपनी एप्लीकेशंस हैं और नेगेटिव की अपनी एप्लीकेशंस हैं। तो पॉजिटिव की एप्लीकेशन क्या है कि इसको हम ऑसिलेटर के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक। इन दिस केस नॉइज आल्सो गेट्स एम्पलीफाइड। अच्छा, ऑसिलेटर क्या है ये आगे बाकायदा पूरा इसका एक चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, कॉलप्रिट ऑसिलेटर और पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि जो हमें आउटपुट मिलता है वो तो काफ़ी एम्प्लीफाई होता है, मगर अगर उसमें कोई नॉइस हो, नॉइस जो है वो अनवांटेड सिग्नल को कहते हैं, सही है। तो अगर कोई यस सर। अनवांटेड सिग्नल होगा आउटपुट में, तो चूंकि हम इसको इनपुट में दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भी साथ साथ एम्पलीफाई होता जाएगा, ठीक है। वो जो अनवांटेड सिग्नल है, आप चाहते हैं कि डिजायरेबल साउंड एम्पलीफाई हो, मगर जो अनडिजायरेबल सिग्नल है, साउंड है, वो एम्पलीफाई ना हो। मगर इसमें ये नुकसान है कि पॉजिटिव फीडबैक में कि नॉइस आल्सो गेट्स एम्पलीफाइड, नॉइस भी जो है वो अनवांटेड सिग्नल भी एम्पलीफाई हो जाता है, सही। ये इसका डिसएडवांटेज है। जबकि इसके मुकाबले में नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो दिस टाइप ऑफ फीडबैक इज मोस्टली यूज्ड to used in amplifiers for stability, larger bandwidth, decreased noise, but it at the cost of decreased gain। इसका जो गेन होता है, अब गेन क्या है वो आगे हम जाके पढ़ेंगे, सही है। तो यानी आउटपुट जो क्वांटिटी होती है उसको आप फिलहाल गेन कह सकते हैं, ठीक है। तो जो आउटपुट है
इसमें ये है कि नॉइस एम्पलीफाई नहीं होता, ये इसका फ़ायदा है। मगर इसका नुकसान क्या है कि फिर आउटपुट भी आपको उतना हम्म, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ, गेन गेन जो है, हमारे पास कम होगा सर। गेन कम हो जाएगा। सही है। यस। तो ये अब है कि नॉइस आपका एम्पलीफाई नहीं हो रहा, मगर एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज्ड गेन। तो फिर गेन आपका ठीक है। और इसमें स्टेबिलिटी जो है वो इसकी जो है वो अच्छा फीचर है इसका। ठीक है। जो रिनोन फीचर है इसका वो है स्टेबिलिटी। ठीक है। तो ये स्टेबल रहता है। Okay, so now types of the amplifier on the basis of the magnitude of the input and output impedances of an amplifier relative to the source and load impedances। अच्छा, यहाँ पे चार किस्म के impedances हैं, तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। एक है इनपुट इम्पेडेंस, एक है आउटपुट इम्पेडेंस, एक है सोर्स इम्पेडेंस और एक है लोड इम्पेडेंस। ठीक है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करके दूंगा जब हम ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे। सो इनका आपस में जो रिलेटिव रिलेशन है, ठीक है, तो इसके लिहाज से हमने कैटेगराइज किया है एम्पलीफायर्स को, इन्हें उसके टाइप्स बनाए हैं। ठीक है। इन चारों की इनपुट इम्पेडेंस, आउटपुट, लोड और सोर्स इम्पेडेंसेस, ठीक है, इनके लिहाज से हमने इनको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। और वो 4 ब्रॉड कैटेगरीज क्या है, वो ये है। वोल्टेज एम्पलीफायर, दूसरा है करंट एम्पलीफायर, तीसरा है ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर और फोर्थ है ट्रांस रेजिस्टेंट एम्पलीफायर। सही। अब ये क्या है, तो इसको हम वन बाय वन सबको बारी बारी पढ़ते हैं। ठीक है। वोल्टेज एम्पलीफायर क्या है कि द वोल्टेज एम्पलीफायर गिव्स द आउटपुट वोल्टेज proportional to the signal voltage and the proportionality constant, or the proportionality factor is independent of the impedance of the source and the load resistances। अच्छा, जो वोल्टेज एम्पलीफायर है, ठीक है, इट गिव्स द आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द सिग्नल वोल्टेज। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसमें जो है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स एंड द लोड इम्पेडेंसेस। अच्छा, थेवेनिन थ्योरम के जो वो है टू पोर्ट नेटवर्क है, उससे मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे ये है सोर्स वोल्टेज, ठीक है, और ये वाला है लोड। ठीक है। तो इस सोर्स का जो रेजिस्टेंस है, आपको पता है वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में लगा हुआ होता है। और ये चीज़ आप लोगों ने थेवेनिन थ्योरम में भी पढ़ी होगी। सही। थेवेनिन थ्योरम क्या होता है कि थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज और इसके साथ सीरीज में क्या होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है या थेवेनिन इम्पेडेंस होता है। ठीक, ये होता है और फिर आखिर में लोड लगाया जाता है। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक। तो वोल्टेज सोर्स हमेशा जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज सोर्स के साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। और ये जो है ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी बैटरी के अंदर अगर कोई रेजिस्टेंस है तो ये उसको है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे बायर। ठीक है। अमूमन हम बायर नहीं लिखते, हम वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो बस हम इसके रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। मगर थेवेनिन इक्विवेलेंट में हम इसके अंदर का रेजिस्टेंस जो है वो बाहर उठा के तो सीरीज में लगा लेते हैं। ये बैटरी के अपना इंटरनल का रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, सो वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस, आर एस का मतलब है कि सोर्स का रेजिस्टेंस। ठीक है। इसी तरह अगर नॉर्टन्स थ्योरम की हम बात करें, इसके बाद जो करंट एम्पलीफायर होगा वो नॉर्टन्स थ्योरम पर काम करता है। तो नॉर्टन्स थ्योरम में जो हम सोर्स लगाते हैं वो करंट सोर्स होता है, और करंट सोर्स का जो इम्पेडेंस होता है वो करंट सोर्स के साथ किस चीज़ में लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है। और आखिर में लोड। सही। तो ये आई एन अगर आप लोगों को याद है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट आई एन, और ये फिर होता था आर एन। सही। और ये आर एल यानी लोड रेजिस्टेंस, ये फिर सोर्स से बाहर की कहानी है। ठीक है। ये सारा सोर्स का अंदर का हिस्सा है। सही। अच्छा, सो वी एस और आर एस, ठीक है, ये है। और फिर ये है
आर आई, ठीक है, और आर नॉट, ठीक है। ये अब है, ये जो आपको डॉटेड उसमें ब्लॉक में अंदर जो नज़र आ रहा है, ये असल में एम्पलीफायर है, ठीक है, एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर को बाहर आप लोगों ने दिया है सोर्स, ठीक है, किसी सोर्स के साथ आप लोगों ने कनेक्ट किया है, ठीक है। तो और ये जो एम्पलीफायर है, तो आर आई, ये इसका इनपुट रेजिस्टेंस है। एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस आर आई है, और इसी एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस वो आर नॉट है, सही। और आर एल जो है लोड है, जो आप लोगों ने लगाया है वो लोड है, सही। सो एम्पलीफायर की जो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, तो ये, तो इसके साथ हमने सोर्स लगाया है, कि इसका अपना इनपुट रेजिस्टेंस भी है इस एम्पलीफायर का, और अपना आउटपुट रेजिस्टेंस भी है, सही है। और ये जो है, ये ए वी वी आई, ये इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो ए वी इज़ द गेन। अब गेन क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन और द गेन, इसको गेन भी कहते हैं या ओपन सर्किट वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको ओपन सर्किट वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम ओपन सर्किट यूज़ करते हैं। किस तरह, वो भी मैं आखिर में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, सो सिंपली बस आप इसको फिलहाल गेन वो करने, ठीक है। यानी ये वो टर्म है कि जिसकी वजह से हमारा आउटपुट जो है वो इनपुट से ज़्यादा आता है, तो वो क्या है? वो यही चीज़ है, ठीक है, ए बी गेन। ये रेशियो है, किन दो टर्म्स का रेशियो है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, सही। अच्छा, आर आई और आर एस। तो जो आर आई है, एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस, दिस मस्ट बी वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एस। अगर आपने प्रॉपर इम्प्लीफिकेशन करनी है तो इन कंडीशंस को आप लोगों ने फुलफिल करना होगा। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं है तो आपका एम्पलीफायर सही काम नहीं करेगा, वो इम्प्लीफिकेशन नहीं देगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आप लोगों ने लगाना है, दिस रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, और सेकंड सेकंड कंडीशन क्या है? कि जो लोड रेजिस्टेंस है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन आर नॉट, या यूं कहें कि आर नॉट। अगर आप कहें कि आर एल तो हमारे बस में नहीं है, वो तो जो लोड होगा बस उसका रेजिस्टेंस होगा, हम उसको कम और ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये तो कर सकते हैं ना कि एम्पलीफायर के का जो वो है रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस मस्ट बी लेस, वेरी वेरी लेस देन आर एल, इसको तो इसके लिहाज से कम कर सकते हैं। तो ये दोनों एक ही बात है, सही। अच्छा, अभी फिलहाल हम टर्म्स पढ़ रहे हैं तो शायद आप लोगों को समझ ना आए, फिर जब टर्म्स सारे ख़त्म हो जाएं तो फिर इसको मैं दोबारा रिवाइज कर लूँगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, द अबोव सर्किट इज ड्रिवन बाय ए वोल्टेज सोर्स, इसको वोल्टेज सोर्स चला रहा है, विद सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ आर एस, सोर्स रेजिस्टेंस आर एस है, एंड एक्सटर्नल लोड आर एल इज कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल। ये जो एक्सटर्नल वो है, ये हमने वो किया है, और इसके क्रॉस जो आउटपुट है वो उसको हम वी नॉट कहते हैं, ठीक है, वी नॉट। अच्छा, सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आइडियल केस क्या है? आइडियल, एक आइडियल केस है और एक प्रैक्टिकल केस है। तो आइडियल केस हम पढ़ते हैं। आइडियल केस ये है कि आइडियली इफ द इनपुट रेजिस्टेंस आर आई ऑफ द एम्पलीफायर इज लार्जर एज कंपेयर टू द सोर्स रेजिस्टेंस आर एस, यानी मैंने आपको अभी कहा कि आर आई मस्ट बी वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एस। तो आप आइडियली क्या मतलब हुआ? आइडियली ये मतलब हुआ कि आर आई इतना ज़्यादा हो कि वो बिल्कुल इन्फिनिटी हो। इन्फिनिटी ठीक, के बराबर। हाँ, ठीक है, यही मतलब। यस। अच्छा, और अच्छा, जब इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा कि देन द आई is equal to 0 and no voltage drop will occur across the RS, and whole current voltage appear across the RI. Thus we can say VI is equal to VS। क्या मतलब? देखिए, अगर ये इन्फिनिटी होगा, अगर ये इन्फिनिटी होगा तो ये तो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि करंट तो यहाँ पे आने की वो हिम्मत भी नहीं कर सकेगा।
तो यहाँ से करंट नहीं आएगा, तो सारा का सारा करंट इधर चला जाएगा। ठीक है, तो जब इधर चला जाएगा तो क्या होगा कि वी आई और वी एस इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, यानी अब अगर करंट यहाँ पे आते हैं तो फिर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप वी एस का यहाँ पे होगा और कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होता। ठीक है, यानी ये लूप फिर इस तरह होता, ये इस तरह। ठीक है, अब ये वी एस है, सही है, और ये आर एस है और ये आर आई है। ठीक है, तो करंट इस तरह आता। ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइड होता, यहाँ पे, सही है। तो क्या होता कि कुछ वी एस का कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाता, वी, ठीक है, और कुछ न कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाता। सही है, तो अब यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रहा, सही है, तो इसलिए सारा का सारा वोल्टेज इधर ही अपेयर हो जाता है। सो वी कैन से दैट वी आई इज इक्वल टू वी एस। सही है, अच्छा, फॉर आर आई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एस, यानी आर आई बिल्कुल आप इसको इन्फिनिटी कंसिडर कर लें। ठीक है, आर एस के क्रॉस व्हेन आई इज इक्वल टू 0 एंड नो वोल्टेज ड्रॉप विल अकर अक्रॉस द आर एस, आर एस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। सही है, एंड द होल इनपुट वोल्टेज अपेयर अक्रॉस आर आई। अच्छा, सही है, अच्छा, आपको पता है कि जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उतना उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होता है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। सही, करंट के साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना उसमें से करंट कम फ्लो करेगा। अगर वोल्टेज के साथ इसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी अगर मैं कहूँ कि दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक 2 ओम है और एक 50 ओम है, तो किस में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, 2 में या 50 में? 50 में सर। हाँ 50 में, हाँ सर 50 वाले में ज्यादा होगा। बिल्कुल, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए अब जब आर आई बहुत ज़्यादा है तो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप किस में पेयर हो रहा है, आर आई में। द होल इनपुट वोल्टेज अपेयर अक्रॉस द आर आई, बिकॉज क्योंकि आर आई बहुत ही ज़्यादा है तो इसलिए इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा होगा और इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। सही, ओके। सिमिलरली, अच्छा, जब सारा का सारा आर आई में है, ठीक है, यानी इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, तो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप इधर अपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वी एस इज इक्वल टू वी आई। ओके, similarly if the load resistor is much greater than the output resistance R naught of the amplifier, that is we can consider RL is very very high। यहाँ पे हमने कहा था कि RL is very very greater than R naught, तो ideally आप इसको इनफाइनाइट कंसिडर कर लें। अगर आप इसको इनफाइनाइट कंसिडर कर लेंगे तो क्या होगा, 10 वोल्ट, नो वोल्टेज ड्रॉप विल अक्रॉस, नो वोल्टेज विल ड्रॉप अक्रॉस दी, क्या है ये बीच में कट गया, एक मिनट में यहाँ पे नोट से देखता हूँ। R2 नहीं R2 तो है ही नहीं इसमें, या R नॉट होगा सर और नॉट है मेरे ख्याल से। R ये लिखा है all the voltage will appear across R1 है पता नहीं RI, हाँ ये किधर है, RI इज इंडिपेंडेंट, ये है, ये है अच्छा। Similarly if the voltage, जी हो गया, 10 नो वोल्टेज ड्रॉप विल ड्रॉप अक्रॉस ये R नॉट। ठीक है, ये R नॉट है,
तो यहाँ पे आर नॉट फिर आप लोग लिख रहे हैं, सही। ओके, इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आर नॉट इज इक्वल टू 0 है। मैंने आपको बताया कि जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता ही नहीं है, ठीक है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब यह है कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है, सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप आर एल में आ जाएगा, सही है। ठीक है, आर नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो जब आर नॉट 0 है तो आर नॉट में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा और सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप किधर आ जाएगा? आर एल में होगा, सही है। देखिए सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप आर एल में होगा, ठीक है। सो and all the voltage will appear across the RL. Thus the voltage gain is given by AV is equal to output divided by input. Gain जो है it is the ratio of the output voltage over input voltage, सही है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो V नॉट और VS, देखिए दिस इज द V नॉट एंड दिस इज द VS। तो ये आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज, Yes, sir. इन दोनों का रेशो जो है वो गेन है, ठीक, गेन। Gain is the ratio of gain Yes, is sir. AV. It is the ratio of V naught or VS, ठीक है, इन दोनों का रेशियो है। VS, output over input. आउटपुट और इनपुट, बिल्कुल ठीक है, अगर वोल्टेज का, सही है। तो AV V जो है वोल्टेज गेन को, गेन के मुख्तलिफ वो हैं, पावर के लिए भी आप गेन यूज़ कर सकते हैं, करंट के लिए भी आप लोग गेन यूज़ कर सकते हैं। तो जब AI होगा तो फिर हम उसको करंट गेन कहेंगे, AV है तो ये अब वोल्टेज गेन है, ठीक है, AP होगा तो पावर गेन होगा। अब ये वोल्टेज का गेन है तो इसलिए इसको सिर्फ गेन ना कहें, वोल्टेज गेन, देखिए वोल्टेज गेन, क्योंकि इसमें वोल्टेज का रेशियो है। तो V नॉट और VS, सही। अच्छा V नॉट, अच्छा इसके हिसाब से मैं V नॉट को इस तरह लिख सकता हूँ, V नॉट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, V नॉट इज इक्वल टू AV इंटू VS, V नॉट इज इक्वल टू AV इंटू VS, ठीक है। अच्छा, so AV is equal to open circuit voltage gain when the RL is infinite. अगर RL infinite होगा तो आप मुझे बताएं, अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ से कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ये No, sir. बिल्कुल ही इस तरह है जैसे है ही नहीं, देयर इज नो RL, सही, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा। Yes, sir. इनफाइनाइट No. एयर का जो रेजिस्टेंस है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एयर का जो है वो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे RL है, तो अगर इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बल्कि ये क्या है? ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है। तो इसलिए इसको ओपन Yes, sir. सर्किट, हाँ ओपन सर्किट वोल्टेज कहा गया है, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, क्योंकि ये वाला साइड बिल्कुल ओपन ही रहता है, बिकॉज RL इज इनफाइनाइट, सही। इफ द एम्पलीफायर प्रोवाइड्स एन आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वोल्टेज, ठीक है, यानी अगर आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट के बिल्कुल प्रोपोर्शनल हो तो V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VS, यानी जितना VS ज़्यादा होगा उतना VI बढ़ता जाएगा और उतना जो है V नॉट बढ़ता जाएगा, सही। और हमें पता है कि V नॉट किस चीज़ के बराबर है? देखिए VS इंटू AV के बराबर है ना। तो अगर VS और VI यहाँ पे हमने पढ़ा था कि बराबर हैं, देखिए VI और VS ये इक्वल है, क्यों? क्योंकि क्योंकि RI जो है वो इन्फिनिटी है, और जब RI इन्फिनिटी है तो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप इधर आ जाएगा, ठीक है। तो VS का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सारा का सारा इधर ड्रॉप होगा, बिकॉज RI इज इन्फिनिटी वाइल RS इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए वोल्टेज ड्रॉप को आप समझने की कोशिश करें, ये है RS
और ये आर आई, दिस इज इनफाइनाइट एंड दिस इज 0. तो इट मीन्स कि no voltage drop will appear over here. All of this voltage will appear across Yes, this. sir. So by this way you can say Vs is equal to Vi. Vs is equal to Vi. This Vi. is equal to Vi because Yes, sir. voltage drop, all the voltage drop will appear across this Ri because of this high resistance. और ये मैं ओहम लॉ से बता चुका हूँ. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, और यहाँ पे देखें, इस केस में देखें, यहाँ पे this is infinite, so and this is equal to Open set. 0. ठीक है. So all the voltage drop will appear across this. So V it means V V naught. naught is equal RL to, RL के हाँ, so V naught is equal to VL. ठीक है. Yes. ठीक ओके. है। सो अब हमने गेन पढ़ा था कि गेन क्या है कि V नॉट ओवर VS, ये गेन है. Output over input. हाँ, VL. AV. ठीक है. तो अब इसके हिसाब से मैं V नॉट इज इक्वल टू AV इंटू, VL. हाँ, लिख सकता हूँ. ठीक है. क्योंकि अच्छा, अब आपको पता है कि VS VI के भी बराबर है, तो मैं यहाँ पे VS के बजाय VI लिख सकता हूँ. VI कर सकते हैं। ठीक है. अच्छा, एक मिनट में यहाँ पे वो रिलेशन आप देख लें. यहाँ पे देख, V नॉट इज इक्वल टू VI बिकॉज VI इज इक्वल टू VS. ठीक है. तो इसलिए मैं VS लिख सकता हूँ. तो V नॉट इज इक्वल टू AVI एंड इज इक्वल टू AV VS या VS AV. ठीक है. Thus the proportionality factor AV is independent of the magnitude of the RL and RS. अब देखें इस रिलेशन में, आप देखें तो कहीं पे भी RL और RS का जिक्र नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज गेन का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है. वोल्टेज गेन अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो मैं इस फार्मूलेज के हिसाब से अगर फाइंड करूँगा तो वो होगा V नॉट डिवाइडेड बाय VI. और अगर इसके हिसाब से फाइंड करूँ तो फिर होगा AV किस के बराबर होगा, कौन बताएगा? V is divided by VI होगा सर फिर. नहीं, VS नहीं, V नॉट डिवाइड बाय VS. हाँ यस सर. ठीक है ना. ये आउटपुट देखिए, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. तो अब Yes, देखिए sir. दो रिलेशन है AV के लिए, V नॉट डिवाइड बाय VI और V नॉट डिवाइड बाय VS. ठीक है. ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाला इसलिए देखिए क्योंकि VI और VS दोनों बराबर हैं. इससे सर का वो ब्लॉक डायग्राम बार बार बता चुका हूँ, क्योंकि उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है. ठीक है. RI के. अच्छा, अब करंट एम्पलीफायर. सही. करंट एम्पलीफायर में हम नॉर्टन्स थ्योरम का सहारा लेंगे, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट का सहारा लेंगे. सही. दिस एम्पलीफायर प्रोवाइड्स द आउटपुट करंट प्रोपोर्शनल टू द इनपुट करंट. ठीक है. आउटपुट करंट जो होगा वो इनपुट करंट के प्रोपोर्शनल होगा. सही. एंड द प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द RS एंड RL. और आखिर में हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास गेन आएगा उसका RS और RL से कोई ताल्लुक नहीं होगा. सही. अच्छा, सो ये जो है फिर वो है ब्लॉक डायग्राम है करंट एम्पलीफायर का. इसमें आप देख सकते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट का हमने सहारा लिया है. नॉर्टन्स इक्विवेलेंट में क्या होता है कि करंट जो है वो इसके साथ वो होता है ये पैरेलल में होता है. बिल्कुल ठीक है. पैरेलल में होता है। जी बिल्कुल. तो अब IS और RS, ठीक है, ये पैरेलल में है. सोर्स का जो रेजिस्टेंस है वो RS कहलाता है. ये इसके साथ पैरेलल में है. ठीक है. और ये डब्बे के अंदर जो है मैंने क्या बनाया है, एम्पलीफायर है ये. ठीक है. ये एम्पलीफायर है और ये एम्पलीफायर का आउटपुट है. सही. सो RI, ठीक है, और AI ठीक है, ये जो है वो गेन है, ये अभी हम पढ़ेंगे. सही. और R नॉट इज आउटपुट रेजिस्टेंस. तो चार इम्पिडेंसेस हैं, RS, RI,
R naught RL. R is source resistance, Ri is the input resistance of the amplifier. R naught जो है वो आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर और RL इज द लोड। सही। अच्छा, इससे पहले आप कहते थे कि हम तो दो ही इम्पेडेंसेस पढ़ते थे, आउटपुट और इनपुट। ये RS किधर से आ गया? ये असल में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अमूमन हम इसको बाहर नहीं लिखते, मगर जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो फिर हम अंदर बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस भी बाहर लगा देते हैं। सही है, आम हालत में इसको हम इग्नोर करते हैं। अच्छा तो अब इसमें जो कंडीशंस है, अगर आपने करंट एम्पलीफाई करना है तो इन दोनों कंडीशंस को वो करना होगा, फुलफिल करना होगा। और अगर आप ये देखें तो ये कंडीशंस कर वोल्टेज के हिसाब से बिल्कुल उल्टा है। सही। तो उसमें आर आई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एस था। अब यहाँ पे आर आई इज वेरी वेरी लेस देन आर एस। ठीक है, तो अब इसमें ये वाला इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये वाला इनफाइनाइट होगा। उसमें अगर आप लोगों को याद हो तो ये वाला इनफाइनाइट था। अच्छा, अब आर एल इज वेरी वेरी लेस देन आर नॉट। अब इसमें ये वाला इनफाइनाइट होगा और ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। तो आर जब जीरो होता है तो इसका मतलब ओपन सर्किट होता है या शॉर्ट सर्किट होता है? बताएं मुझे। व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, व्हाट डज इट मीन? इट मींस ओपन सर्किट और इट मींस शॉर्ट शॉर्ट सर्किट। सर शॉर्ट सर्किट जो होता है। रेजिस्टेंस बिल्कुल 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 रेजिस्टेंस बिल्कुल सही बता रहे हैं। सर रेजिस्टेंस जीरो में पास होता है और करंट ज्यादा होता है। हाँ, तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में आखिर में क्या लगाते हैं? शॉर्ट सर्किट लाइन लगाते हैं। ठीक है ना, ये शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होगा ये फिर इस तरह यानी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि आर एल ज़ीरो होगा आइडियली, तो इसको मैं यानी इस तरह शॉर्ट सर्किट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब इसमें ये वाला इनफाइनाइट है, तो यहाँ वहाँ पे आर एल इनफाइनाइट था तो हमने इसको ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट किया था, और यहाँ पे ये ज़ीरो है। अच्छा, अब इसको मैंने लेस क्यों लिया है? क्योंकि मैं करंट एम्पलीफायर को डिज़ाइन कर रहा हूँ, और अगर आपने करंट को एम्पलीफाई करना है तो इन कंडीशंस को फुलफिल करना होगा हर हालत में। आर आई को बहुत ही कम रखना है, इतना कम रखना है कि जैसे यानी एक 2 ओम है और दूसरा 1000 ओम, 1000 ओम, बहुत ज़्यादा फ़र्क आप लोगों ने रखना है ताकि इतना कम हो जैसे ये इसके मुकाबले में बिल्कुल ज़ीरो हो। सही, तो ये कंडीशंस हैं। और इसको हम शॉर्ट सर्किट करंट एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। ये ए आई, ये जो ए आई है, ठीक है। अब ये करंट गेन है, करंट गेन। ठीक है, या इसको हम शॉर्ट सर्किट करंट एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। वोल्टेज को हमने क्या कहा था? वोल्टेज को हमने ए वी को हमने क्या कहा ओपन था? सर्किट होने का। हाँ, ओपन सर्किट। तो इसलिए मैं बार बार बता रहा था कि मैं आपको आखिर में बताऊंगा। ओपन सर्किट वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन और गेन, ठीक, वोल्टेज गेन। तो ओपन सर्किट वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन इसलिए क्या था क्योंकि यहाँ पे आर एल के इनफाइनाइट होने की वजह से ये बिल्कुल हम यानी खाली जगह से एयर से रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक, और यहाँ पे अब इसको हम शॉर्ट सर्किट करंट एम्प्लीफिकेशन कहेंगे या करंट गेन कहेंगे। ठीक है, अच्छा ये टाइम कम है तो फिर मैं आपको दूसरा लिंक सेंड कर दूंगा। सही, अच्छा सो इसको भी हम 2 पोर्ट नेटवर्क से करेंगे। ठीक है, आई आई इज इक्वल टू आई एस। वो क्यों? क्योंकि आई आई इज इक्वल टू आई एस इसलिए क्योंकि ये वाला जो है कौन सा वो ज़्यादा है? आर एस ज़्यादा है ना। देखिए आर एस इज ग्रेटर, इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट है। अगर ये इनफाइनाइट है तो सारा का सारा करंट इधर आ जाएगा, इधर कोई करंट नहीं आर जाएगा। एस के तो क्रॉस। हाँ, तो आई एस इज इक्वल टू आई आई होगा। ये इक्वल ना होते अगर ये इनफाइनाइट ना होता। अगर ये इनफाइनाइट नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ करंट यहाँ पे जाता, फिर आई आई एस आई आई के बराबर ना होता। मगर आई एस आई आई की इसलिए बराबर है क्योंकि सारा